क्या HP हम लोग को जो स्टार्ट करनी है, सबसे पहली बात कि इट इज़ ए रेसिप्रोकल ऑफ AP। ये AP का क्या होता है, हमेशा रेसिप्रोकल होता है। दूसरी बात कि सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला है यहाँ पर कि अगर A1 A2 A3 अप टू AN आर इन HP, HP मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये HP में है तो तुरंत दिमाग में बात आ जाएगी इसका रेसिप्रोकल। क्या बोला गया, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ AP। तो ये HP दी गई थी, इसका हम लोगों ने रेसिप्रोकल निकाल दिया, तो ये क्या आ जाएगी, AP आ जाएगी। अब जैसे हम लोगों ने बात ये करी कि रेसिप्रोकल है, तो एक बात दिमाग में ये बात आ जाएगी हम लोग के कि नो टर्म कैन बी ज़ीरो इन HP। HP में कोई भी टर्म कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर HP में कोई टर्म ज़ीरो हुआ तो हमने तो उसको रेसिप्रोकल करना है, और जैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, तो 1/0 जो होगा वो कभी भी डिफाइन नहीं होगा। तो ये सेकंड पॉइंट है, नो टर्म कैन बी ज़ीरो इन HP। थर्ड पॉइंट ये है कि HP में डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ क्या होता है, रेसिप्रोकल करके करने से होता है। तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि nth टर्म ऑफ HP इक्वल टू 1/nth टर्म ऑफ AP। यानी कि HP का कभी भी हमें nth टर्म कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, AP के nth टर्म निकालूंगा और उसको क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल, तो वो किसका टर्म बन जाएगा, HP का। फोर्थ पॉइंट ये है कि HP में कभी भी सम नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि नो जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ HP, नो जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ HP। अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि मैं AP का सम निकाल लूँ और उसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या वो HP का सम होगा, तो ध्यान रखेंगे ये सिर्फ गलत होगा। अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 ये तो AP है कि नहीं है, और इसका मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो 1,1/2, 1 का रेसिप्रोकल क्या, 1 ही, और 1/3, तो ये सीरीज़ क्या हो गई, HP। ठीक, और हमने बोला कि नो जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ HP, तो HP के सम को डायरेक्ट कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला नहीं होता है। और किसी ने ये सोच लिया कि मैं AP का सम निकालूं, किसका सम निकालूं, और उसको रेसिप्रोकल कर दूं, तो वो गलत होगा। यही बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये AP के 3 टर्म्स हैं कि नहीं, और इसका अगर मैं सम निकालूं तो इसका सम कितना आएगा, 6। और अब जरा ध्यान से देखो कि ये AP का सम है, अब मैं HP का सम निकालूं तो ये इन नंबर का सम जो है क्या 6 आएगा, क्या 1/6 आएगा, नहीं आएगा। ये कितना हो गया, 3/2 प्लस 1/3, और ये क्या 11/6। तो इसको रेसिप्रोकल करने पे ये थोड़ी आ रहा है, आ रहा है क्या, इसीलिए नो जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ HP। तो यानी HP में सम वाले कोई क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। अब आती है बात आगे, इसमें क्या हम लोग पढ़ते क्या थे, 3 चीज़ें पढ़ते थे। कौन सी, एक तो टर्म पढ़ते थे, दूसरा सम पढ़ते थे, और थर्ड क्या चीज़ होती थी, मीन। तो यहाँ पर भी क्या होता है, मीन इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला मीन डाल देंगे, हेडिंग हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक, अब जब मीन डाल दिया गया, हार्मोनिक मीन डाल दिया गया, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे सब लोग, 3 नंबर A, B, C आर इन HP। अगर 3 नंबर HP में है तो क्या कंडीशन होगी, हम लोग ये जानने जा रहे हैं। तो हमेशा अगर 3 नंबर HP में है यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो हमेशा क्या कंडीशन आएगी, B इज इक्वल्स टू 2AC अपॉन A प्लस C। B इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2AC अपॉन A प्लस C आ जाएगा। इसको ध्यान करना चाहें तो सिर्फ बहुत आसानी से सब लोग ध्यान कर सकते हैं। कैसे, A B C ये किस में है, HP में, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल।
तो जैसे रेसिप्रोकल किया तो ये 1/a, 1/b, 1/c, ये किस में आ गई? AP में। और 3 नंबर अगर AP में है तो उसकी मुझे कंडीशन पता है। अगर 3 नंबर ABC AP में होते थे तो क्या कंडीशन थी? 2B बराबर A प्लस C थी कि नहीं थी? तो ये क्या थी? 2B बराबर A प्लस, तो यानी कि यहाँ से कंडीशन क्या रहेगी? 2 इंटू 1/b प्लस 1/a प्लस 1/c, यानी 2/b, यहाँ से AC एलसीएम हो जाएगा तो ये C प्लस A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो B इज इक्वल्स टू, फाइनली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो B इज इक्वल्स टू 2AC अपॉन A प्लस C, ये कंडीशन आ जाएगी, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर। अब जैसे ही हम लोग को याद है क्या कि अगर 2 नंबर हैं और उनके सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालता था, क्या निकालता था? तो उन 2 नंबर के बीच में जब अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते थे तो पूरी सीरीज AP हो जाती थी। 2 नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते थे तो पूरी सीरीज क्या हो जाती थी? GP। ऐसे ही सिमिलरली 2 नंबर के बीच में अगर हार्मोनिक मीन इंसर्ट करते हैं 2 नंबर्स के बीच में, ये A और B है और हार्मोनिक मीन H है, तो जैसे ही नंबर के बीच में हार्मोनिक मीन को इंसर्ट करेंगे तो पूरी सीरीज क्या हो जाएगी? HP। और जब पूरी सीरीज HP हो जाएगी तो तुरंत अभी पढ़ाई हम लोगों ने करी है कि अगर 3 नंबर आर इन HP तो क्या पढ़ा है? H बराबर 2AB अपॉन A प्लस B, ये आ जाएगा। अब फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे? 2 नंबर के बीच में n मीन को इंसर्ट करते थे, तो सिमिलरली यहाँ भी 2 नंबर के बीच में क्या? n हार्मोनिक मीन को हम लोग इंसर्ट करेंगे, यानी क्या हेडिंग हो जाएगी? इंसर्ट क्या? n हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर A एंड B। तो 2 नंबर है, और हार्मोनिक मीन H1, H2, H3 अप टू Hn है। और जैसे मीन को इंसर्ट करेंगे, हार्मोनिक मीन को इंसर्ट करेंगे नंबर के बीच में, तो पूरी सीरीज किस में बन जाएगी? HP। तो यानी कि A, H1, H2, H3, Hn, B आर इन HP। और हम लोगों ने पढ़ाई ये करी है क्या कि HP के लिए डायरेक्ट कोई कैलकुलेशन नहीं, तुरंत क्या ध्यान आएगा? पहला पॉइंट कि इट इज़ ए रेसिप्रोकल ऑफ AP, तो मैं इसको AP में कन्वर्ट कर दूंगा। और कोई सीरीज AP में है तो उसके बारे में सब कुछ हमें निकालना आता है, तो यहाँ से मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/Hn, 1/B, ये क्या आ गई? AP। और AP में कैसे? यहाँ पे ध्यान करो, क्या ये तो फर्स्ट टर्म हो गया कि नहीं? और अगर किसी तरीके से मुझे फिर से वही मैकेनिज्म पुराना ही है, क्या फर्स्ट टर्म में अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अगर मैं फर्स्ट टर्म D ले लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा? 1/A प्लस D बन जाएगा कि नहीं? ऐसे अगेन इसमें D ऐड कर दूंगा तो सेकेंड वाला टर्म आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 1/A प्लस ये क्या बन जाएगा? 2D। फिर D ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और जब देख रहे हैं 3 है तो 3D, 2 है तो 2D, 1 है तो 1D। तो जब n होगा तो क्या क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अब फाइनली हम लोग ये बात एक ध्यान कर लेंगे, क्या 1/Hn इक्वल टू 1/A प्लस ND। और अब मैं D की वैल्यू निकालना सीख लेते हैं हम लोग। D की वैल्यू कैसे निकलेगी? फिर वही पुराना मैकेनिज्म है, क्या कि भाई फर्स्ट टर्म पता है AP का, और क्या पता है? लास्ट टर्म, और टोटल टर्म पता है। तो फर्स्ट टर्म इसमें कितना आ जाएगा हम लोग के पास? फर्स्ट टर्म 1/A,
लास्ट टर्म 1/b, टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, n इंसर्ट किए हैं, 2 ऑलरेडी थे, तो टोटल कितने हो जाएंगे n+2। और फिर एपी में फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है, तो कॉमन डिफरेंस निकाला जा सकता है कि नहीं। क्या था फार्मूला, L = A + n-1 × d। तो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है बेटा 1/b और फर्स्ट टर्म 1/a, तो a बदल जाएगा किससे 1/a, क्यों, क्योंकि स्मॉल a का नाम क्या था फर्स्ट टर्म, याद आ गया। और प्लस इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n+2, तो n+2 - 1d, और इसको एक साइड कर लेंगे और ये क्या आ जाएगा n+1 × d। फाइनली d = मैं ये बोल सकता हूँ 1/n+1 और ब्रैकेट में दिस। तो पहले इतना रिजल्ट हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, कुछ नोट्स, ये क्या है एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जैसे सब में हम निकालते चले आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पर भी रिजल्ट है। ध्यान से देखा, डी की वैल्यू ये आ चुकी है और जब डी की वैल्यू ये आ गई है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1/hn = दिस, और डी का रिजल्ट n/n+1 और ब्रैकेट के अंदर 1/b - 1/a, ये हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, अब ये रिजल्ट चाहे तो सब लोग याद कर लें, यहाँ पे याद कर सकते हैं। एपी जीपी में जैसे मना किया है वहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, इसको याद करो, नहीं तो इसको याद करो और डी को अलग याद करो। अब मैं यहाँ से आगे रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं निकालना हूँ 1/h1, मैं इससे कैलकुलेट करूँगा इससे, और लास्ट में डी की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर h1 निकाला तो क्या आएगा 1/a, n के प्लेस पे 1 तो क्या आ गया d। फिर h2 निकाला 1/a प्लस क्या रहेगा 2d। 1/h3 निकाला और अब ये फाइनल 1/hn, तो ये 1/a प्लस nd, ये वैल्यू आ जाएगी। और फिर मैं क्या करता था कि जितने भी आर्टिकल थे, चाहे एपी हो चाहे जीपी हो, n अर्थमेटिक मीन, एपी था तो अर्थमेटिक मीन, जीपी थे तो, और ये क्या है हार्मोनिक मीन। तो अब इनको सबको मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, जिससे एक रिजल्ट आ जाएगा। तो 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 प्लस 1/hn, ये 1/a कितने टाइम्स है, ये n टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा n/a प्लस ये d सब में चल रहा है तो d कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक n इंटू डी, और ये क्या आ गई सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये कितना आ जाएगा n/a प्लस, ये तो AP हो गई कि नहीं होगी डायरेक्ट, और जिसके n टर्म है तो ये कितना आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में 1 प्लस n, और ये d का तो वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है। d एक काम कर लेता हूँ, मैं यहीं पे एलसीएम ले लेता हूँ। ये वैल्यू अगर देखी जाएगी तो a माइनस बी अपॉन क्या रहेगी ab, और अब इस वैल्यू को मैं यहाँ सब्सिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये n/a प्लस n इंटू n प्लस 1/2, और d के प्लेस पे मत करो, इसको डायरेक्ट यहीं से सब्सिट्यूट कर दो, थोड़ा कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मत लिखना उसको, बस कैलकुलेशन कम लिखनी पड़े इसीलिए किया था, ये ऐसे ज़्यादा कम लेगी। ये आ गया, और अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखो तो n मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 1/a, अगर 2 है अंदर ट्रांसफ़र कर लोगे तो 1/2b माइनस 1/2a, 1/a और माइनस 1/2a, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, तो जैसे इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा n 1/2a प्लस 1/2b, और यहाँ से फिर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो जब ये एलसीएम ले लिया तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा
ये a प्लस बी अपॉन 2ab ये आ गया। और इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो नेक्स्ट स्टेप में n इंटू 1 अपॉन 2ab अपॉन a प्लस बी लिख सकता हूँ। और इसी स्टेप को अगर लिखना चाहें तो ये क्या है, n अपॉन ये क्या है, सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर है कि नहीं। तो यहाँ से मैं इस पूरी बात को देख के क्या कह सकता हूँ कि 1 अपॉन h1 प्लस 1 अपॉन h2 प्लस 1 अपॉन h3 प्लस 1 अपॉन hn इक्वल टू n अपॉन h। तो फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर इज इक्वल्स टू nth टाइम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन देम। तो ये नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि nth टर्म ऑफ HP इज m। तो nth टर्म ऑफ HP इक्वल टू m। तो यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, nth टर्म ऑफ HP इक्वल टू m। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन nth टर्म ऑफ AP इक्वल टू m। अच्छा, AP का फर्स्ट टर्म हम लोग a मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस क्या है, d। फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू d। तो फाइनली ये मैं बोल सकता हूँ nth टर्म ऑफ AP इक्वल टू 1 अपॉन m। अब nth टर्म इसका क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन m। दूसरा, उसमें करेक्शन कर देंगे, दूसरा ये लिखा हुआ है mth टर्म ऑफ HP ये था इक्वल टू n, उसमें करेक्शन था वो हमने करवा दिए थे लास्ट क्लास में। mth टर्म ऑफ HP इक्वल टू 1 अपॉन n। तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 अपॉन mth टर्म ऑफ HP इक्वल टू n। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि mth टर्म ऑफ HP इक्वल टू 1 अपॉन n। तो ये रिजल्ट क्या, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन n। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकेंड। और अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, a और d की। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड फॉर a एंड d, तो a का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से कितना आया था, 1 अपॉन mn, और d का वैल्यू भी क्या आया था, 1 अपॉन mn। और अब हमारी जो कैलकुलेशन थी उसमें क्या कहा जा रहा था, फाइंड m प्लस nth टर्म। तो हम AP का निकालेंगे क्या, m प्लस nth टर्म, और उसके बाद उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। यानी कि क्या, m प्लस nth टर्म ऑफ HP इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस nth टर्म ऑफ AP। तो फाइनली क्या हो गया, 1 अपॉन a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अब a और d की वैल्यू रख देंगे। तो a की वैल्यू 1 अपॉन mn, m प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू भी 1 अपॉन mn। और 1 अपॉन mn यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस m प्लस n माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा mn अपॉन m प्लस n। ये था। अब नेक्स्ट इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लो पहले। ये mth टर्म HP का था, तो इसको 1 अपॉन mth टर्म ऑफ AP लिख लेना, क्योंकि HP का रेसिप्रोकल क्या, AP। हाँ, अब नोट कर लो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या रहा है कि हमें इन नंबर के बीच में 4 हार्मोनिक मीन निकालना है।
तो मैं क्या करूँगा, हार्मोनिक मीन, 4 हार्मोनिक मीन निकालना है, तो मैंने H1 H2 H3 H4 ले लिया। और फिर क्या बात होगी बोमेन कि इन नंबर्स के बीच में हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया जाएगा। मैकेनिज्म अभी हम लोगों ने देखा था, और जैसे इंसर्ट किया गया तो ये वैल्यू क्या हो गई, HP, और इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, AP। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 3/2, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4 और 13/2 ये किस में आ जाएगी, AP। अब फिर वही बात कि कॉमन क्या मिल जाए हम लोग को, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म, तो फार्मूला क्या लग जाएगा, L = A + n-1 × D। तो लास्ट टर्म 13/2 और A फर्स्ट टर्म 3/2, टोटल टर्म कितने हैं बेटा, ये 6, और D हमें कैलकुलेट करना है। इसको इधर ट्रांसफर कर लो, 10/2 = 5D, तो फाइनली D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। कोई प्रॉब्लम? और जब D का वैल्यू 1 आ गया तो क्या होगा, पहला पॉइंट 1/H1 = 3/2 + D बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो 1/H1 3/2, D की वैल्यू 1, तो 1/H1 कितना आ गया, 5/2, तो H1 की वैल्यू 2/5। कोई प्रॉब्लम्स में? सिमिलरली अगर मैं यहाँ से H2 निकालता तो 1/H2 = क्या होता है, 3/2 + 2D आता है कि नहीं आता, 1/HN = A 1/A + ND, यही तो फार्मूला भी हम लोगों ने निकाला था। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो 3/2 + D की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7/2, तो H2 की वैल्यू क्या होगी, 2/7। सिमिलरली H3 H4 आ जाएगा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम्स में? अब तो ये 1/H3 यहाँ पे डेटा पुट करके सब लोग सॉल्व कर लेंगे, और 1/H4 इसको नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कंडीशन एक हमें दे दी गई, हमें प्रूव करना है ABC HP में होगा या अनलेस B/this। ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है, ये क्वेश्चन भी अपनी सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ दिया तो गया नहीं है, तो सब लोग ऐसे एक्सप्रेशन की सॉल्विंग कैसे सीखें, इसी के लिए क्वेश्चन है। अब एक तो नॉर्मल है कि इसको कोई कुछ बोले ही ना, सॉल्व ही ना कराए, ठीक, तो तुम क्या करोगे, नॉर्मली इसको सॉल्व करने के लिए कह दिएगा, तो नॉर्मली सब लोग क्या सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे कि नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे एलसीएम लेते समय कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसे बहुत मल्टीपल टर्म्स हैं तो एक साथ एलसीएम नहीं लेना। जैसे ये 2 टर्म, इनिशियल 2 टर्म का मैंने एलसीएम लिया, तो ये आ गया। अब उसके बाद देखो, लेना तो एलसीएम पड़ेगा, बस थोड़ा सा ध्यान से एलसीएम लेने से कैलकुलेशन आसान हो सकती है। ये C - B + A - B = ये क्या आ गया, 0। अभी मैं सिर्फ इसी ब्रैकेट पे काम कर रहा हूँ। अब इस ब्रैकेट को ज़रा ध्यान से देखो, सेकंड वाले को ये लिखा है प्लस, अब A + C ये तो ऐसे ही रहा, और -2B हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, अब ब्रैकेट नीचे डिनोमिनेटर में ओपन करते हैं। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको अलग से ओपन कर देता हूँ। यहाँ से जब ओपन करेंगे तो AC - AB - BC + B² होगा कि नहीं होगा। अगर ध्यान से यहाँ पे देखो तो इससे अगर हम B कॉमन कर लेंगे तो ये A + C बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब जब ये A + C बन गया तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। अब हमारे काम की बात क्या है, काम की बात ये है कि जब कभी भी एक्सप्रेशन में एक जैसे सिमेट्रिकल टर्म हर जगह बन रहे हैं तो उनको कुछ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दोगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। अब जैसे क्या है कि अगर मैं नहीं ध्यान दूँ तो नॉर्मल लेना तो एलसीएम ही पड़ेगा,
तो ले लूँगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बन जाएगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन में a प्लस सी, a प्लस सी, a प्लस सी हर जगह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मैंने इसको क्या कर लिया कि इसको लैम्डा ले लिया, लैम्डा इक्वल्स टू क्या ले लिया, a प्लस सी। तो अब मेरा जो एक्सप्रेशन दिख रहा है वो कैसा आ जाएगा, लैम्डा अपॉन a प्लस ए सी प्लस लैम्डा माइनस 2b अपॉन ए सी माइनस लैम्डा बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और लेना तो एलसीएम ही पड़ेगा अब, लेकिन एलसीएम लेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन क्या होगी, आसान होगी। तो मैं यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये ए सी और ये क्या हो गया, लैम्डा ए सी ब्रैकेट के अंदर दिस इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर वाला टर्म तो हट ही जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लैम्डा ए सी माइनस लैम्डा स्क्वायर बी प्लस लैम्डा बी स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा ए सी माइनस 2 ए बी सी इक्वल टू 0। अब अगर सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो देखो क्या हो रहा है, ये टर्म तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा कितना, माइनस लैम्डा स्क्वायर बी प्लस लैम्डा बी स्क्वायर, 2 लैम्डा ए सी माइनस 2 ए बी इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इस पूरे से अगर चाहूँ तो मैं कुछ कॉमन कर सकता हूँ। क्या कॉमन कर सकते हैं, लैम्डा बी कॉमन कर लेंगे तो माइनस लैम्डा प्लस बी आ जाएगा कि नहीं। हाँ, तो यहाँ से हाँ, और अब इधर से जो कॉमन होना है वो कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 2ac। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें। और एक ध्यान से देखो तो इसमें माइनस साइन और कॉमन कर लो, तो लैम्डा माइनस बी प्लस 2ac लैम्डा माइनस बी इक्वल टू 0। तो लैम्डा माइनस बी टोटल से कॉमन हो गया। अब दो फैक्टर इक्वल टू 0 लिखे हैं तो क्या कंडीशन हो गया, तो ये 0 हो गया, तो ये 0। तो यहाँ से पहला पॉइंट फर्स्ट, लैम्डा माइनस बी इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, b, और लैम्डा की वैल्यू हम लोगों ने कंसीडर कर दी क्या, a प्लस सी। तो a प्लस सी इक्वल टू b। सेकेंड, माइनस लैम्डा बी प्लस 2ac इक्वल टू 0। तो फाइनली लैम्डा बी इक्वल टू क्या, 2ac। और अब लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू दिस, और जैसे ये लिखा तो अगले स्टेप में इसको b इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 2ac अपॉन, और ये abc के HP में होने की क्या है कंडीशन, यही प्रूव करना था। नोट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन, लैम्डा को a प्लस सी ले लिया तो कैलकुलेशन इजीली हो रही कि नहीं हो रही, और नहीं लेता तो अभी ये क्वेश्चन फंसा के बैठ जाता है हम लोग के कैलकुलेशन में। तो क्या चीज़ सीखे रहे हम लोग, ये देख रहे हैं कि अगर एक जैसे टर्म यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं सिमेट्रिकल, तो उनको क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, तो कैलकुलेशन ईजिली हो जाएगी। अभी नोट कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में यहाँ पे देखो कुछ कंडीशन बताई गई, ए बी सी एच पी में, बी सी डी किस में है, जी पी में, और उसके सी डी ई किस में है, ए पी में। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी, ई की। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए किसके टर्म में दिए गए, ए और बी। तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी देखो क्या दिया गया है, एच पी में। तो ए बी सी जब एच पी में दिया गया है तो तुरंत दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। उसके बाद बी सी डी ये किस में आ जाएगी, जीपी में। तो यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, बी डी, ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड। और उसके बाद सी डी ई ये किस में है, ए पी में। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि 2d बराबर c प्लस ई। लेकिन देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कहीं e इन्वॉल्व नहीं है। e कहाँ इन्वॉल्व है, दिस में।
तो हमारी रिक्वायरमेंट तो ई की वैल्यू ही है, तो फाइनली मैं ई को क्या लिख सकता हूँ, ई इक्वल टू 2d माइनस सी। ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड हो जाएगी। अब पूरी क्लास का एम ये हो जाएगा डी और सी की वैल्यू को ए और बी के टर्म में रिप्रेजेंट करना। तो डी की वैल्यू को सबसे पहले देखना है किसके टर्म में, किसके टर्म में, डी और सी की वैल्यू को किसके टर्म में, ए और बी। और उसमें हेल्प कौन करेगा, यही दो इक्वेशन जो हमें दी गई ये हमारी हेल्प करेंगी। अब कैसे हेल्प करेंगी ये तुमको सोचना पड़ेगा यहाँ से, तो सोचो पहले इसमें, इन दोनों इक्वेशनों से हेल्प लो, देखो क्या हो रहा है। तो अब यहाँ से देखते हैं, तो जब इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग बात करेंगे तो ये बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया तो यहाँ से देख रहे हैं कि सी का टर्म है, ए का टर्म है, वो किसका टर्म है, बी का। तो मैं यहाँ से सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, सी, क्योंकि हमें सी की वैल्यू भी निकालनी है ए और बी के टर्म में, और साथ में डी की वैल्यू भी निकालनी किसके टर्म में, ए और बी। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो सी कॉमन हो जाएगा, 2a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 10। तो c इक्वल टू कितना आ गया, ए बी अपॉन 2a माइनस बी। ये इक्वेशन ए आ गई। और अब d की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से जरा इसको देखो, इस जगह से, तो d को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर अपॉन बी लिख सकते हैं कि नहीं। और अब भाई d भी किसके टर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए, a और b। तो c की तो वैल्यू मुझे पता ही है, तो यहाँ पे इस वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे तो पूरी वैल्यू भी किसके टर्म में आ जाएगी, a और b। रख देता हूँ मैं वैल्यू यहाँ पर, तो ये 1 अपॉन b, इसका स्क्वायर, तो ए बी अपॉन 2a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर, तो d 1 अपॉन b, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो d इक्वल टू ए स्क्वायर बी अपॉन 2a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर, ये इक्वेशन b आ जाएगी। और अब a और b की वैल्यू उठा के इक्वेशन कहाँ पे पुट करेंगे, थर्ड में। तो यहाँ पर e इक्वल टू 2d की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन बी अपॉन 2a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर, सी की वैल्यू ए बी अपॉन 2a माइनस बी। अब यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो यहाँ से एलसीएम ले लिया तो तुमने फाइनली, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़े ऑब्जर्वेशन, ये क्वेश्चन कैसा था, टोटल इस क्वेश्चन में सब कुछ तो गिवन था ये, लेकिन ये सॉल्विंग कैसे निकल के आई, ये सॉल्विंग निकल के आई हमारे एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन से। अगर मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाता कि ई का रिजल्ट किस फॉर्म में लाना है तो मैं इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व ही नहीं कर सकता था। क्यों, क्योंकि 3 इक्वेशन है, तो सॉल्व करने बैठूँ तो क्या बैठूँ। तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है कि आंसर किसके टर्म्स में लाना है, वो ऑप्शन से तुमको देखने में समझ में आएगा। अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं होता तो क्या कभी कुछ सॉल्व कर पाते, इसमें कुछ भी नहीं। तो ई की वैल्यू हम कैसे भी लिख सकते थे, ये भी तो अपने आप में एक आंसर है कि नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जो है उनको ऑप्शन से देखा जाता है कि आंसर किस फॉर्म में लाना है, और उसके हिसाब से फिर हमें ऑब्जर्व करनी होती हैं इक्वेशंस। तो ये इसलिए क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये इस क्वेश्चन में ये x रूट ऑफ a, y रूट ऑफ b, z रूट ऑफ c दिया गया है। अच्छा, जब कभी भी मैथमेटिक्स में हमने बोला है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, अगर इक्वलिटी के फॉर्म में अगर कुछ सॉल्व करने के लिए दिया गया है तो उसको इक्वल टू क्या ले लेना है, लैम्डा। ये बिल्कुल फिक्स है, मैकेनिज्म में कोई चेंज ही नहीं होगा, चाहे कोई दुनिया का क्वेश्चन हो। इसको इक्वेट कर दो, तो x रूट ऑफ a इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये a टू दी पावर 1/x इक्वल टू ही तो लैम्डा है इसका मतलब। तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि a इक्वल टू क्या हुआ, लैम्डा टू दी पावर x। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सिमिलरली कि यहाँ पर y रूट ऑफ b इक्वल टू क्या है, लैम्डा।
तो यानी कि b इक्वल टू कितना हुआ, लैम्डा टू दी पावर 1/y। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम लोग ABC की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, वो इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि ABC का रिजल्ट हमें क्या किया गया है, दिया गया है। अब और सेकंड ये थर्ड सॉरी ये इक्वल टू लैम्डा, तो c इक्वल टू लैम्डा टू दी पावर क्या आ गया, z। ये क्वेश्चन क्या हो गई, थर्ड। अब फिर क्वेश्चन ने हमें दिया है कि ABC ये क्या है, GP में है। ये किस में गिवन है हम लोग को, GP में। और जब ये GP में गिवन है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC। और जब b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, AC, तो मैं ABC की वैल्यू पुट कर देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो b की वैल्यू, तो ये लैम्डा टू दी पावर y दिस, a लैम्डा टू दी पावर x, c लैम्डा टू दी पावर z, ये स्क्वायर है। तो यहाँ पर लैम्डा टू दी पावर 2y, यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और जब बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो गई, ये आ गया। और जैसे ही इसको दिखा तो ये हम लोग के पास किसकी कंडीशन है, x y z आर इन AP। ठीक, वे तुमने बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाला था, ये AP में होगा। तो ये जाके इसका क्वेश्चन का काम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब देखते आगे। तो ये रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन को A से लिखते थे, ज्योमेट्रिक मीन G से, हार्मोनिक मीन H से। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन ये वैल्यू ये दी गई, ज्योमेट्रिक मीन ये दिया गया है, हार्मोनिक मीन ये दिया गया है। तो तुरंत हम लोग के बाद दिमाग में बात आई कि ये क्या दिख रहा है हम लोग को, रूट AB। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको ज्योमेट्रिक मीन को G स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कितना आएगा, 2G स्क्वायर, और A प्लस B लिखा है तो A प्लस B इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 2A। तो यहाँ से 2A, 2 से 2 ये क्या आ जाएगा, कैंसिल। और अब मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ क्या, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये रिजल्ट अपने को ध्यान रखना है एक। अब जाके इसका काम कंप्लीट हुआ।